नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अनंत हिंदी में। पिछले वीडियो में हमने सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के कितने भेद हैं और उसके कुछ भेदों के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम सर्वनाम को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके बाकी बचे हुए भेदों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना इधर-उधर की बात किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सर्वनाम का जो अगला हमारा भेद है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसके नाम से ही अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि प्रश्नवाचक यानी प्रश्न प्लस वाचक। प्रश्न का मतलब होता है क्वेश्चन और वाचक का मतलब होता है बताने वाला, यानी प्रश्न को बताने वाला। तो इसकी परिभाषा अगर हम देखते हैं तो क्या होगी? वे सर्वनाम शब्द जो किसी प्रश्न का बोध कराए, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके जो उदाहरण होते हैं वो कौन से होते हैं कि कौन और क्या। ये जो हैं ये जो शब्द हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण होता है। इसकी एक खास विशेषता होती है कि जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है ये अपने साथ वाक्य के अंत में एक क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लेकर आते हैं। तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे हम पूछते हैं कि कौन आया है, आज क्या करना है, तो ये सभी जो वाक्य होते हैं या शब्द होते हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा उदाहरण है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर आप हिंदी को समझना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो आपको क्या करना है, हिंदी को आप तोड़कर पढ़िए। जैसे यहाँ पर निश्चयवाचक, निश्चयवाचक बना कैसे है? निश्चय प्लस वाचक से, यानी ऐसे शब्द जो किसी निश्चित वस्तु के बारे में निश्चित तौर पर बताते हैं वो शब्द। जैसे मैंने कहा यह किताब मेरी है, या मैंने कहा वह घर मेरा है। तो जो यह वह ये मैंने जो शब्द यूज किए हैं यहाँ पर ये क्या है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये हमें इस किताब और इस घर के बारे में निश्चित तौर पर बता रहे हैं कि ये किसके हैं। तो इसे इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम, या फिर एक होता है निर्देशक सर्वनाम। ये इसके दूसरे नाम है, संकेतवाचक और निर्देशक सर्वनाम। इसकी परिभाषा क्या होगी? वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताए, वो सर्वनाम क्या होते हैं? वो निश्चयवाचक सर्वनाम उन्हें हम कहते हैं। जैसे ये जो सर्वनाम है ये एक निश्चित वस्तु किताब के बारे में बता रहा है। इस वाक्य में वह सर्वनाम एक निश्चित वस्तु घर घर के बारे में बता रहा है। तो ये ऐसे सर्वनाम क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा उदाहरण है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर से आप अगर अनिश्चयवाचक को तोड़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये होता क्या है। ये बना कैसे है? अनिश्चय ये बना है अनिश्चय प्लस वाचक से, यानी ऐसे शब्द जिनसे हमें पता नहीं चलता, निश्चित नहीं होता कि क्या है, कौन है, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? ऐसे सर्वनाम क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कोई, कुछ या फिर किसी। ये जो सर्वनाम शब्द है ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जब भी हम इनका प्रयोग करते हैं तो हम इनसे समझ नहीं पाते कि क्या है, कौन है। ठीक है, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक। इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं हम कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराए। निश्चयवाचक में क्या होता था? हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा था, लेकिन अनिश्चयवाचक में बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाता है। यहाँ हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं लिखूं कि दरवाजे पर कोई खड़ा है,
या मैं लिखूं कि दूध में कुछ गिर गया, या फिर मैं लिखूं कि आज मैं किसी से मिली। तो क्या आप यहाँ पर कोई इस शब्द से अंदाजा लगा पा रहे हैं कि दरवाजे पर कौन खड़ा है? नहीं लगा पा रहे हैं, हमें नहीं पता दरवाजे पर कौन खड़ा है, निश्चित नहीं है ये कि कौन व्यक्ति दरवाजे पर है। यहाँ पर कुछ शब्द, इससे हमें किसी निश्चित वस्तु के बारे में पता ही नहीं है कि दूध में क्या गिर गया है। यहाँ से भी हमें नहीं पता चल रहा है क्या गिरा है। और यहाँ पर इस सेंटेंस में, इस वाक्य में भी हमें नहीं पता कि, आपको नहीं पता चल पा रहा है कि मैं आज किससे मिली हूँ। तो ये निश्चित ही नहीं कर पा रहे हो आप कि ये शब्द किसका बोध हमें करा रहे हैं। तो जो ये शब्द होते हैं ये क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये कहलाते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है कि आपने देखा होगा जो हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद पढ़े थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, वहां पर भी हमने यह और वह का प्रयोग किया था। और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी हमने यह और वह इसके उदाहरण देखे। तो क्या जो अन्य पुरुष में जो सर्वनाम यह और वह थे और निश्चयवाचक में जो यह और वह है, ये दोनों एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आप बात करें कि यह, वह, ये, वे, ये और वे, यह वह के बहुवचन रूप है। अगर इनके बाद अगर कोई पुरुष आता है, यानी कोई मानव जाति से आता है, तो वहां पर क्या होगा? अन्य पुरुष होता है। ठीक है। अगर यह वह के बाद क्या आता है? कोई अमानवीय या निर्जीव वस्तु आप कह सकते हैं, यह वह के बाद कोई निर्जीव वस्तु आ रही है, तो वहां पर क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये जो पॉइंट है एक कंफ्यूजन करने वाला है। और जो कंफ्यूजिंग चीजें होती है वो एग्जामिनर की सबसे फेवरेट चीजें होती हैं, वो वहां से क्वेश्चन जरूर देता है। तो आप इसे अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सर्वनाम के भेद। उनके भेदों के एग्जाम्पल हमने पढ़े, कितने भेद होते हैं ये सब हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद एक और आता है, एक और कॉन्सेप्ट है संयुक्त सर्वनाम का। संयुक्त सर्वनाम क्या होता है? संयुक्त सर्वनाम में क्या होता है कि जब किसी वाक्य में दो अलग अलग सर्वनाम आते हैं, तो अलग अलग सर्वनाम आते हैं, तो वहां पर संयुक्त सर्वनाम आपका हो जाता है। जैसे हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, वहां पर दो अलग अलग व्यंजन जुड़कर एक संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर दो अलग अलग सर्वनाम जुड़कर क्या बनाते हैं? संयुक्त सर्वनाम बनाते हैं। जैसे सब कोई, कोई क्या होता है? एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और इसके अलावा कोई कुछ, ये भी क्या है? एक संयुक्त सर्वनाम है, क्योंकि ये दो अलग अलग सर्वनामों से मिलकर बना है। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, पुनरुक्त सर्वनाम, या आप कह सकते हैं द्विरुक्त सर्वनाम, या आप कह सकते हैं अनुरणात्मक सर्वनाम। ये होते क्या है? पुनरुक्त से आप पता कर पा रहे होंगे, यानी पुनः उक्त, यानी जिसका प्रयोग, जिसे दोबारा से व्यक्त किया गया है। विरुक्त मतलब जिसे दो बार बोला गया है। और अनुरणात्मक भी वही होते हैं जिन्हें दो बार बोला जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे कुछ कुछ, यहाँ पर क्या होता है? जो संयुक्त सर्वनाम थी उसमें दो अलग अलग सर्वनाम थे, लेकिन जो ये सर्वनाम होता है पुनरुक्त सर्वनाम, द्विरुक्त सर्वनाम या फिर अनुरणात्मक सर्वनाम, इसमें एक ही सर्वनाम को दो बार प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ कुछ, अपना अपना, या कोई कोई, एक ही सर्वनाम को दो बार प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसे सर्वनाम क्या होते हैं? पुनरुक्त सर्वनाम। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक ही सर्वनाम का दो बार प्रयोग। अब इसके बाद एक और है टॉपिक हमारा, सर्वनाम के संबंधवाचक रूप या कारक रूप आप कह सकते हैं। जैसे अलग अलग हमारे सर्वनाम होते हैं, उनके कारक रूप, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बहुत ही इजी सा एक टॉपिक है। जैसे वह है हमारा, वह का सर्वनाम, वह का संबंधवाचक रूप क्या हो सकता है? संबंध का मतलब जो हमारे कारक है, उसमें आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो संबंध कारक होता है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? का, के, की। ये उसके विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो अगर हम वह को संबंधवाचक रूप में संबंधवाचक रूप बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा? उसका, उसके और उसकी। और अगर इन्हीं के बहुवचन रूप की हम बात करें, तो होगा उनका, उनके और उनकी। तो ये है एक संबंधवाचक रूप। ऐसे ही आप यह का भी बना सकते हैं। यह में क्या होगा?
इसका, इसके और इसकी। और बहुवचन की बात करें तो होगा इनका, इनके और इनकी। तो ऐसे ही आप का, के, की का प्रयोग करके सर्वनामों के संबंधवाचक रूप बना सकते हैं। अब होता है अधिकरण, सर्वनाम के अधिकरण रूप। जो अधिकरण कारक होता है उसकी विभक्ति क्या होती है? में और पर, में और पर इसकी विभक्ति होती है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि वह जो सर्वनाम है उसका अधिकरण रूप क्या होगा, तो उस में, ठीक है, और बहुवचन रूप हो जाएगा उनमें, या फिर आप कह सकते हैं पर विभक्ति का प्रयोग करके उस पर और उन पर। तो ये थे कुछ सर्वनामों के संबंधवाचक रूप और अधिकरण रूप आप ऐसे बना सकते हैं। अब हम पूरे सर्वनाम का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सर्वनाम क्या होता है कि भाई जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं या संज्ञा शब्दों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन से होते हैं? पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा संबंधवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और एक होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसके एग्जाम्पल में क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन्हें वक्ता अपने स्वयं के लिए, सुनने वाले के लिए, श्रोता के लिए और किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये इसके उदाहरण क्या होंगे हमारे? पहला होता है मैं, और इसका बहुवचन रूप होगा हम। ये क्या है? ये है उत्तम पुरुष। दूसरा मध्यम पुरुष में क्या होता है? तुम, तू या फिर आप। और जो अन्य पुरुष होता है उसमें होता है वह, यह, ये और वे। तो ये हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण। निजवाचक सर्वनाम में हम क्या उपयोग करते हैं? उदाहरण क्या होते हैं? अपने, आप, स्वयं, खुद, स्वतः या आप। ये सभी क्या है? निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होगा? जो, सो, जिसका, उसका। निश्चयवाचक में क्या? यह और वह। और अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ। प्रश्नवाचक में कौन और क्या। जो निजवाचक क्या होता है? जिन्हें कर्ता, जो कर्ता होता, वाक्य में जो कर्ता होता है अपने लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग करता है वो होते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसके उदाहरण है अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः और आप। जो संबंधवाचक होता है वो क्या होता है? वे सर्वनाम जो संज्ञा शब्दों का एक दूसरे से या वाक्य में आए अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं वो होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे जो और सो। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हमें कराते हैं, जैसे यह, वह। अनिश्चयवाचक जो हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे कोई या कुछ। और प्रश्नवाचक सर्वनाम जो किसी प्रश्न का बोध कराते हैं वो होते हैं कौन और क्या। तो जो लास्ट वीडियो थी मैंने उसमें आपको बताया था कि जो सर्वनाम होते हैं वो कितने होते हैं संख्या में? 11। लेकिन यहाँ पे तो मैंने बहुत सारे लिख दिए, 11 आप कैसे कह सकते हैं? तो चलिए हम एक बार इनको काउंट कर लेते हैं। तो पहला है मैं, ये इसका बहुवचन रूप है। एक बात आपको याद रखनी है कि आप कभी भी बहुवचन रूप को काउंट नहीं करेंगे। पहला है मैं, दूसरा है तू या तुम, और तीसरा है यह, वह, और चौथा है यह। 4 सर्वनाम आपके हो गए। पांचवा है ये, क्योंकि ये सभी शब्द एक ही होते हैं तो आप इनको सभी को आप 5 नंबर पे आप रख सकते हैं। 6 नंबर पे आता है जो, 7 नंबर पे आपका जो सो। उसके बाद जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है इसे हम काउंट यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि हम इन्हें ऑलरेडी यहाँ पर काउंट कर चुके हैं। तो अब आता है कोई और कुछ। 7 के बाद ये आपका 8 हो गया, ये आपका कुछ 9, और ये 10, और ये आपके 11। तो इस तरीके से ये सर्वनाम होते हैं जो वो संख्या में कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो सर्वनाम होते हैं संख्या में वो कितने हो सकते हैं, तो आप इन्हें याद यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा सर्वनाम का टॉपिक था वो हमारा पूरा अब कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप उसके लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको हमारे चैनल के बायो में आपको मिल जाएगा। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए टॉपिक में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो फिर तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।